वे ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का तीसरा भाग है जो ली और तहयुंग की भावनात्मक और रहस्यमय यात्रा को आगे बढ़ाता है। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सियोजुन, अलविदा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल काट दी और मुस्कुराते हुए बिस्तर पर पीछे झुक गई। सियोजुन की आवाज में यह खुशी सुनकर वह बहुत खुश थी। समय का अंतराल, रात का समय। ली रसोई में खाना बना रही थी जबकि तहयुंग लिविंग रूम में काम कर रहा था। अचानक तहयुंग को एक कॉल आया। उसने बिना कॉलर आईडी देखे फोन उठाया और बोला, तहयुंग, हेलो। जिमिन, अरे भाई, क्या चल रहा है? तहयुंग, ठीक हूँ, और तू? जिमिन, अच्छा, मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए फोन किया। तहयुंग, बोल। जिमिन, आरा ने मेरे, तुम्हारे और ली के लिए एक प्राकृतिक पार्क में पिकनिक का आयोजन किया है, तो हम तुम दोनों को आमंत्रित कर रहे हैं। तहयुंग, मेरे पास समय नहीं है। जिमिन, लेकिन क्यों? तहयुंग, हमें अपनी पत्नियों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। तहयुंग, मैंने कहा, मुझे पिकनिक नहीं करनी। उसने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन अचानक ली ने उसका फोन छीन लिया और अपने कान से लगाया। जिमिन, लेकिन तुम्हें आना चाहिए। ली, जिमिन, हम आएंगे, चिंता मत करो। जिमिन, सचमुच? ली, तुम सबसे अच्छी हो। ली, तुम भी। अभी के लिए मैं फोन रखती हूँ। जिमिन, हाँ, अलविदा। ली, अलविदा। इतना कहकर ली ने कॉल काट दी और तहयुंग की जलती हुई नजरों से सामना हुआ। तहयुंग, तुम्हारी क्या समस्या है? ली ने फोन नीचे रखते हुए नजरें झुका लीं। ली, उसने इतने प्यार से पूछा, तो मैंने। तहयुंग, तो क्या? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे काम के मामले में समझौता पसंद नहीं। ली, लेकिन। तहयुंग, बस चुप रहो। इतना कहकर वह उठा और ऊपर चला गया। ली ने फिर से आह भरी जब उसने अपना डिनर नहीं खाया। वह फिर रसोई में गई और काउंटर पर बैठ गई। वह सोच रही थी कि उसे खाना चाहिए या नहीं। वह खाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए खाने का फैसला किया। क्योंकि तहयुंग उसकी देखभाल नहीं करने वाला था, इसलिए उसे खुद ही यह करना था। इतना सोचकर उसने अकेले खाना शुरू किया। समय का अंतराल, अगला दिन। ली ने अपने और तहयुंग के लिए बाहर जाने के कपड़े तैयार किए। उसने पिकनिक के लिए कुछ मिठाइयाँ और सैंडविच भी बनाए। अचानक तहयुंग कमरे में फोन स्क्रॉल करते हुए आया और ली बोली, ली, तहयुंग, तुम्हारे कपड़े। समय हो रहा है। उसने उसकी ओर देखा और अपनी सबसे डरावनी नजर डाली, जिससे ली डर गई। तहयुंग, ये बेकार का बाहर जाना। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने आज काम से छुट्टी ली। ली, यह सिर्फ एक दिन की छुट्टी है, कोई बड़ी बात नहीं। उसने अपनी सफाई में कहा, लेकिन तहयुंग ने सिर्फ अपने हुडी और स्वेटपैंट उठाए जो ली ने बिस्तर पर रखे थे और बाथरूम में कपड़े बदलने चला गया। ली ने आह भरी और अपनी हल्की, सुंदर गर्मियों की ड्रेस पहनी क्योंकि दिन काफी धूप वाला था। समय का अंतराल। जिमिन, आखिरकार तुम आ गए। उसने कहा, क्योंकि वह और आरा पार्क के सामने ली और तहयुंग का इंतजार कर रहे थे। उसने तहयुंग को गले लगाया, जिसने सिर्फ हल्का सा जवाब दिया। फिर उसने ली को गले लगाया, जिसने भी उसे गले लगाया। ली ने फिर आरा को गले लगाया। ली, इस बाहर घूमने का आयोजन करने के लिए धन्यवाद, यह बहुत प्यारा है। आरा हंसी। आरा, तुम दोनों के आने के लिए धन्यवाद। जिमिन, तो क्या हम पार्क में चलें? लड़कियों ने सिर हिलाया और वे सब पार्क में चले गए। वहां केवल प्रकृति, घास, परिवारों का एक साथ समय बिताना और बहुत सारी खूबसूरत चीजें थीं। उन्होंने जल्द ही घास पर एक जगह ढूंढी और वहां चले गए, जहां आरा ने घास पर चादर बिछाने के लिए एक चादर निकाली। आरा, ली, क्या तुम चादर बिछाने में मेरी मदद कर सकती हो? ली ने सिर हिलाया और चादर लेने वाली थी, लेकिन तहयुंग ने उसे छीन लिया और आरा की मदद से चादर को अच्छे से बिछा दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कारण साफ था, ली गर्भवती थी और वह नहीं चाहता था कि वह झुके और फिर उठे। आरा, धन्यवाद तहयुंग। वह हल्का सा बोला, फिर वे सब बैठ गए। जिमिन, वैसे, तहयुंग पिकनिक के लिए कैसे आ गया और काम पर नहीं गया? तहयुंग ने उसकी ओर देखते हुए आंखें घुमाईं और ली चुप रही। तहयुंग,
अगली बार मुझे काम छोड़ने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिमिन, पहले से ही तुमसे बुरा कोई नहीं है। उसने बुदबुदाया और लड़कियां चुपके से हंसीं, जबकि तहयुंग ने जिमिन को घूरा। जल्द ही आरा और ली ने खाना निकालना शुरू किया और लड़के इधर-उधर की बातें करने लगे। ली, आरा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वह एक प्लेट से फॉइल हटाते हुए भौहें सिकोड़कर बोली। जिमिन और तहयुंग भी उनकी बातें सुनने लगे। आरा, क्या है? ली, बात यह है कि मैं गर्भवती हूँ। जिमिन और आरा ने आश्चर्य से सांस ली। आरा, सचमुच नहीं? जिमिन, सच में? ली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और वे उत्साहित हो गए। जिमिन, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, उसने कहा और तहयुंग के कंधे पर थपथपाया, जो उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। आरा, बधाई हो ली और तहयुंग। ली, धन्यवाद। तहयुंग, धन्यवाद। जल्द ही वे खुशी खुशी बातें करते हुए और ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए खाना खाने लगे। जिमिन, वैसे ली, तुम अपना ख्याल ठीक से रख रही हो ना? ली, हाँ, क्यों? वह भ्रमित होकर भौहें सिकोड़कर बोली। जिमिन ने फिर उसे पास आकर और उसके चेहरे को स्कैन करते हुए कहा। जिमिन, ऐसा लगता है जैसे तुम ठीक से खाना नहीं खा रही हो, जैसे तुम अपना ख्याल नहीं रख रही हो। ली ने उदास मुस्कान दी। ली, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। आरा, लेकिन फिर भी ली, तुम्हारी जॉलाइन और कॉलर बोन बहुत उभरी हुई दिख रही है। वह खाना चबाते हुए नीचे देखने लगी। इस बीच तहयुंग सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि यह उसके लिए बेकार का मामला था। जिमिन, मैं समय समय पर आरा को तुम्हारे घर भेजूंगा ताकि वह तुम्हारा थोड़ा ख्याल रख सके। ली, यह ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं। वे उसकी ओर मुस्कुराए और जल्द ही खाना खाते रहे। कुछ समय बाद जिमिन पीछे झुका, क्योंकि वे सब खाना खा चुके थे। जिमिन, काश हमारी जिंदगी आसान होती, जैसे हमारा बचपन, खाना पीना, सोना, खेलना और कोई समस्या नहीं। तहयुंग घास पर लेट गया और जिमिन की बातें सुनने लगा। आरा, दुर्भाग्य से हमें जिंदगी में हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। जिमिन ने अचानक ली से पूछा। जिमिन, ली, क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसका तुम्हें पछतावा है? जैसे ही उसने यह पूछा, तहयुंग की आंखें अपने आप खुल गईं। वह सिर्फ उसका जवाब जानना चाहता था। ली, मैं कुछ भी नहीं। तहयुंग ने मन ही मन भौहें सिकोड़ी। आरा और जिमिन ने भ्रमित मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। आरा, समझाओ। ली, मुझे कुछ भी पछतावा नहीं है। पछतावा तभी होता है जब तुमने अतीत में कुछ गलत फैसले या काम किए हों। तहयुंग चुप रहा, अभी भी लेटा हुआ था और ऊपर देख रहा था। ली, मुझे हमेशा सिखाया गया कि एक अच्छा और दयालु इंसान बनो। कुछ लोग तुम्हें प्यार करेंगे, कुछ नफरत करेंगे। अगर अभी नहीं तो किसी दिन कुछ लोग तुम्हारी कीमत समझेंगे। जिमिन और आरा मुस्कुराए। ली, मैं हर चीज के लिए आभारी हूँ, अपने परिवार, अपने ससुर, अपने पति, अपने अजन्मे बच्चे, अपनी जीवन शैली, अपने स्वास्थ्य के लिए। अचानक तहयुंग को अपने दिल में कुछ दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या। ली, कुछ लोग हमारी एक गलती के सामने हमारे सारे अच्छे काम भूल जाते हैं। जिस तेजी से तुम्हें प्यार मिलता है, उसी तेजी से तुम टूट भी सकते हो। आरा ने ली का हाथ पकड़ा और आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। ली ने जवाब में मुस्कुराया, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे वह ठीक नहीं है। ली, आरा, क्या हम टॉयलेट जा सकते हैं? आरा ने सिर हिलाया। आरा, जिमिन, टॉयलेट कहाँ है? जिमिन, यहाँ से सीधे जाओ, फिर दाएं मुड़ो। लड़कियों ने सिर हिलाया और वहां से चली गईं। ली को उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही नहीं भी। आरा ने उसका हाथ पकड़ा ताकि वह ठीक रहे। आरा, तुम ठीक हो? ली ने सिर हिलाया और जल्द ही वे टॉयलेट पहुंच गईं। वे अंदर गईं और ली ने सिंक पर जाकर अपना चेहरा धोया। आरा, भगवान, ली, तुम अपना ख्याल नहीं रख रही हो। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। वह मुस्कुराई। ली, कुछ नहीं है, मुझे लगता है गर्भावस्था में ऐसा होना ठीक है। आरा, अब बेहतर हो? ली, हम कह सकते हैं। इतना कहकर वे बाहर निकली और वापस अपने पतियों के पास जा रही थीं। लेकिन अचानक रास्ते में एक आदमी आया। वह काफी सुंदर और स्पोर्टी था, लेकिन उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। आरा और ली डर और सदमे में पीछे हट गईं। आदमी, नमस्ते, खूबसूरत लड़कियों।
आरा, माफ कीजिए। हम अपने पतियों के पास जा रहे हैं। आदमी, ओह, तुम दोनों शादीशुदा हो? ली ने घृणा से नीचे देखा क्योंकि उसने उस पर गंदी नजरें डाली। आरा, कृपया हमें जाने दें। आरा ली के साथ उसके पास से निकलने वाली थी, लेकिन उसने उसका रास्ता रोक लिया। आदमी, अरे खूबसूरत लड़कियों, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? मेरे घर चलो, हम बहुत मजे करेंगे। ली, हमने मना किया, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? आदमी ने ली की ओर मुस्कुराते हुए देखा। आदमी, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी आवाज इतनी सुंदर है, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती लाजवाब है। वह उनके पास आया और वे धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। लड़कियां घबरा गईं जब उन्होंने आसपास कोई नहीं देखा। आदमी, चलो, हम तीनों मजा करेंगे, यह शानदार होगा। और 2 हाथ तुम्हें अक्षम करने के लिए। जैसे ही एक आवाज आई, लड़कियों ने राहत की सांस ली। आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो तहयुंग वहां ठंडी नजरों और बाहें क्रॉस किए खड़ा था। आदमी, तुम कौन हो? तहयुंग धीरे धीरे उसके पास आया, लेकिन उसका रौब धीरे धीरे उस आदमी को डरा रहा था। तहयुंग, तुम कौन हो? आदमी, मैं उनका बॉयफ्रेंड हूं। उसने आत्मविश्वास से कहा और लड़कियां असहज हो गईं। तहयुंग ने अपनी ठंडी नजरें बनाए रखीं। तहयुंग, फिर से झूठ बोलने की हिम्मत करो। आदमी, क्यों? तुम उनके लिए कौन हो? तहयुंग, ये तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। आदमी ने जबड़ा भींच लिया। आदमी, मरना चाहता है? तहयुंग, आजमा कर देख। उसने उदासीनता से कहा और आदमी गुस्से में उसके पास आया। ली ने डर से कहा। ली, तहयुंग। आदमी तहयुंग को मुक्का मारने वाला था, लेकिन तहयुंग ने उसका हाथ पकड़ा, उसे मोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। आदमी करा उठा और लड़कियां सहम गईं। तहयुंग, मेरी बहन और मेरी पत्नी की ओर देखने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगा। आदमी ने फिर भी लड़ाई करने की कोशिश की। आदमी, वे मेरी हैं, अर गया। तहयुंग ने जबड़ा भींचा और उसके चेहरे पर बीच में ही मुक्का मार दिया। तहयुंग, तुम उन्हें परेशान करना चाहते थे, है ना? अब पुलिस तुम्हें जेल में अच्छे से सिखाएगी। फिर उसने आरा की ओर देखा। तहयुंग, पुलिस को बुलाओ। उसने कहा, जबकि वह अभी भी उस आदमी को जमीन पर दबाए हुए था। आरा ने सिर हिलाया और पुलिस को बुलाया, जो जल्दी आ गई और उसे ले गई। फिर वे सब जिमिन के पास वापस गए, जो उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें देखकर उसने राहत की सांस ली। जिमिन, मैं आने वाला था, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। तहयुंग, तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था। ली और आरा बैठ गईं, अभी भी पिछले हादसे से थोड़ा आहत थीं। जिमिन ने उनके व्यवहार को नोटिस किया। जिमिन, अरे, तुम दोनों ठीक हो? लड़कियों ने सिर हिलाया, लेकिन जिमिन को पता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने फिर तहयुंग की ओर देखा। जिमिन, क्या हुआ? तहयुंग, एक आदमी उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। जिमिन ने आंखें चौड़ी कीं। जिमिन, सो माय, तुम दोनों ठीक हो? महिलाओं ने सिर हिलाया और उसने उदास नजरों से उनकी ओर देखा। जिमिन, कृपया अपना ख्याल रखो, हमें नहीं पता कब बुरे लोग मिल जाए। आरा, हम ठीक हैं, तहयुंग का धन्यवाद कि वह समय पर आ गया। जिमिन ने तहयुंग की ओर देखा और मुस्कुराया। समय का अंतराल, रात का समय। ली बगीचे में तहयुंग को डिनर देने के बाद बैठी थी। वह सिर्फ अपने दिमाग को शांत करने के लिए आराम कर रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आया। तहयुंग, मेरी बहन और मेरी पत्नी की ओर देखने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगा। उसे अब एहसास हुआ कि उसने किसी और शब्द की बजाय पत्नी कहा था। उसके होंठ मुस्कान में बदल गए और वह नीचे देखते हुए चुपके से हंसी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ यह शब्द ही उसके दिन को बना गया। एक अचानक खुशी, एक अचानक शांति ने उसके दिल को भर दिया। अचानक यह शांति खत्म हो गई जब तहयुंग ने घर के अंदर से चिल्लाया। तहयुंग, ली, ली। वह जल्दी से उठी और घर के अंदर दौड़ी। उसने उसे सीढ़ियों से नीचे आते देखा और उसके पास गई। ली, क्या हुआ? वह गुस्से भरी नजरों के साथ उसके सामने खड़ा हुआ। तहयुंग, मेरी नीली फाइल कहाँ है, जो मैंने पिकनिक से पहले लाइब्रेरी में छोड़ी थी? ली ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह किस फाइल की बात कर रहा है। ली, तहयुंग, मुझे नहीं पता। मैंने कभी तुम्हारे काम का सामान नहीं छुआ। तहयुंग,
तो फाइल कहाँ गई? ली सहम गई और पीछे हट गई। ली, रुको, मैं ढूंढती हूँ। इतना कहकर वह लाइब्रेरी की ओर चली गई और अंदर गई। उसने इधर-उधर देखा और डेस्क के पास गई। ली, नीली फाइल, नीली फाइल, उसने अपने आप से कहा और उसकी डेस्क की तलाशी लेनी शुरू की। कुछ मिनट तलाशी लेने के बाद उसे आखिरकार एक बुकशेल्फ पर फाइल मिल गई। उसने राहत की सांस ली और उसे उठाकर तहयुंग के पास लिविंग रूम में वापस गई। जब वह पहुंची तो उसने उसे अपनी फाइल के बारे में तनाव में इधर-उधर देखते हुए देखा। ली, तहयुंग, तुम्हारी फाइल। वह उसकी ओर मुड़ा और उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से राहत दिखी। ली उसके पास गई और उसे फाइल दी। उसने फाइल ली और बिना उसकी ओर देखे ऊपर चला गया। ली चुपके से हंसी, यह सोचते हुए कि वह इस आदमी से कितना प्यार करती है। अचानक ली का फोन बजा और उसने मुस्कुराते हुए कॉलर आईडी देखा। लेकिन वह भौहें सिकोड़कर खड़ी हो गई जब उसने देखा कि यह एक अज्ञात नंबर था। उसने जल्द ही कॉल उठाने का फैसला किया। ली, हेलो। अरे, क्या हाल है, मेरी प्यारी? इस व्यक्ति की आवाज सुनकर ली की आंखें चौड़ी हो गईं। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह वही था। वह व्यक्ति जो कई सालों तक उसका दुःस्वप्न रहा था। वह तेजी से सांस लेने लगी। ली, तुम? हाँ, मैं ही। इतने समय बाद मुझे सुनकर खुश हुई? उसके गालों पर डर के आंसू बहने लगे। चलो, जवाब दो। ली, तुम क्या करने वाले हो? बता दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आदमी अचानक हंसा। अभी के लिए कुछ खास नहीं, बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूं ताकि तुम्हें अपना बना सकूं। ली रो पड़ी और कॉल काट दी। वह सोफे पर गिर गई और अपनी सिसकियों को दबाने लगी। ली, ऐसा नहीं हो सकता। वह क्यों? वह अपनी सांसें नियंत्रित करने और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। ली, रो मत, रो मत। तुम इस हालत में नहीं रो सकती और तहयुंग भी तुम्हारे साथ है। उसने खुद को सांत्वना दी और पानी पीने के लिए रसोई में गई। पानी पीते हुए उसने शांति से सोचा। ली, वह कुछ नहीं करेगा। हाँ। इतना कहकर वह कमरे में वापस गई और सो गई, क्योंकि तहयुंग पहले ही सो चुका था। समय का अंतराल, अगली सुबह। ली अचानक सुबह की मितली के साथ जागी। वह जल्दी से उठी और बाथरूम में दौड़कर उल्टी करने लगी। अचानक तहयुंग नींद में भौहें सिकोड़कर बिस्तर पर बैठ गया जब उसने ली को उल्टी करते सुना। तहयुंग, क्या वह उल्टी कर रही है? वह उठा और बाथरूम में गया, जहां उसने उसे उल्टी करते देखा। वह इस दृश्य से हैरान था, लेकिन कुछ भी उसे अपने ठंडे और भावहीन स्वभाव से नहीं रोक सका। जल्द ही ली ने उल्टी करना बंद किया और उठकर सिंक की ओर गई। उसने अपना चेहरा धोया और दांत ब्रश करने लगी। अचानक वह लड़खड़ा गई और गिरने वाली थी। लेकिन जमीन को छूने से पहले उसका शरीर तहयुंग की मजबूत और सुरक्षित बाहों में समा गया। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसने हल्की चिंता के साथ उसकी ओर देखा। ली ने सीधा खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसकी चक्कर नहीं रुक रहे थे। तहयुंग ने यह देखा और मन ही मना भरी, फिर उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने उसे सिंक के सहारे खड़ा किया और उसके दांत ब्रश करने में मदद की। जब वे खत्म हुए, तहयुंग ने अचानक ली को दुल्हन की तरह गोद में उठा लिया। ली इस हरकत पर लगभग चीख पड़ी। वह कमरे में वापस गया और उसे बिस्तर पर बैठाया। तहयुंग, हिलने की जरूरत नहीं। वह जाने वाला था, लेकिन ली बोली। ली, रुको, मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती हूँ। तहयुंग ने उसकी ओर भावहीन नजरों से देखा। तहयुंग, अच्छा बनने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया और ली उदास होकर नीचे देखने लगी। वह इस आदमी को कभी समझ नहीं पाई। एक तरफ वह उसकी देखभाल करता था, दूसरी तरफ वह ठंडा व्यवहार करता और रूखा बोलता। वह आह भरी और हेडबोर्ड के सहारे पीछे झुककर आराम करने लगी। लेकिन हमेशा की तरह उसकी शांति को बिगड़ना ही था। अब उसके फोन पर एक मैसेज आया और उसने उसे देखकर फोन उठाया। उसने कॉलर आईडी देखा और वही अज्ञात नंबर था। और मैसेज में लिखा था, मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में सारी जानकारी मिल गई है, जिसमें तुम्हारे पति की दैनिक दिनचर्या भी शामिल है। उसे बचा सको तो बचा लो। यह मैसेज उसके खून को जमा देने के लिए काफी था। ली, उसे तहयुंग के बारे में सब पता है? इस विचार से उसकी आंखें चमक उठीं और वह हल्के से कांपने लगी। अचानक उसका एक और मैसेज आया।
वैसे सॉरी, मैं भूल गया। तुम्हारी 1 हफ्ते और 2 दिन की गर्भावस्था के लिए बधाई। नहीं नहीं नहीं, ली जल्दी से बिस्तर से उठी और तहयुंग को देखने के लिए नीचे दौड़ी। इस आदमी को उसकी गर्भावस्था की सटीक तारीख भी पता थी। वह उनके लिए बहुत खतरनाक था। जब वह नीचे पहुंची, उसने तहयुंग को कुछ बनाते हुए देखा। वह उसके पास दौड़ी और उसका हाथ पकड़कर तेज सांसें लेते हुए बोली, ली, तहयुंग। उसने उसकी हालत देखकर भौहें सिकोड़ी। तहयुंग, क्या? तुम यहाँ क्यों हो? ली, तहयुंग। प्लीज काम पर मत जाओ। प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तहयुंग, तुम्हें क्या हो गया है? ली, यह सच है, प्लीज बाहर मत जाओ। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, उसने कहा और तहयुंग ने उसका हाथ छुड़ा लिया। तहयुंग, बकवास मत करो, बस बेडरूम में जाओ। तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो। ली ने सिर हिलाया। ली, तहयुंग, मेरा यकीन करो। प्लीज मत जाओ। उसने उसे घूरा। तहयुंग, मुझे दोबारा मत कहलवाओ। ली, पपली। तहयुंग, चुप रहो। चली जाओ। वह चिल्लाया और ली रोते हुए चली गई। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और बगीचे में दौड़ते हुए जिमिन का नंबर डायल किया। उसने कॉल उठाई। जिमिन, हेलो? ली, जिमिन। जिमिन, ली, तुम ठीक हो? तुम क्यों रो रही हो? उसने चिंता भरे लहजे में पूछा। ली रो पड़ी। ली, जिमिन, एक बड़ी समस्या है। जिमिन, क्या है? मुझे बताओ। ली, कृपया यह सुनिश्चित करो कि तहयुंग सारा दिन तुम्हारे साथ रहे। जिमिन, ठीक है, अगर तुम कह रही हो, लेकिन क्यों? वह भ्रमित होकर बोला। ली, मैं तुम्हें कारण नहीं बता सकती, लेकिन प्लीज उसे अपने से अलग मत होने देना। जिमिन, ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। ली, धन्यवाद जिमिन, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं। जिमिन, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज रो मत, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। ली ने सिर हिलाया और कॉल काट दी। वह नीचे झुकी और चुपके से रोने लगी। ली, मुझे बहुत डर लग रहा है, भगवान प्लीज मेरी और तहयुंग की रक्षा करो। वह और जोर से रोने लगी, अपने अंदर के दर्द को कम करने की कोशिश करते हुए। कुछ समय बाद उसने आंसू पोंछे और घर के अंदर चली गई। तहयुंग ने अपनी हमेशा की ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा और बोला, तहयुंग, ये खाओ। इतना कहकर वह काम के लिए तैयार होने ऊपर चला गया और ली ने उस नाश्ते की ओर देखा जो उसने उसके लिए बनाया था। वह काउंटर पर गई और हल्के से मुस्कुराकर धीरे धीरे खाने लगी। 15 मिनट बाद तहयुंग फिर नीचे आया और मुख्य दरवाजे की ओर जाकर अपने जूते पहनने लगा। ली ने उसकी ओर देखा और जल्दी से उठकर उसके पीछे गई। वह जूते पहन रहा था जब अचानक ली बोली, ली, तहयुंग, प्लीज आज समय पर आ जाना। उसने उसकी ओर बिना देखे कहा। तहयुंग, क्यों? ली ने गले में रुकावट के साथ कहा। ली, मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हें जल्दी से घर पर चाहती हूँ। तहयुंग ने मन ही मन आंखें घुमाईं। तहयुंग, देखता हूँ। इतना कहकर वह घर से चला गया और ली ने तनाव में अपनी माथे की मालिश करते हुए आह भरी। ली, भगवान, प्लीज उसकी रक्षा करो। समय का अंतराल। दोपहर का समय था, लेकिन ली तहयुंग की चिंता में कुछ खा नहीं पा रही थी। वह शांति से सांस भी नहीं ले पा रही थी, इस डर से कोई और मैसेज आएगा। ली, क्या मुझे जिमिन को फोन करना चाहिए? उसने अपने आप से पूछा और जल्दी से जिमिन को फोन किया। इसी बीच जिमिन तहयुंग के ऑफिस में बैठा था, अपनी फाइल पर काम कर रहा था। उसने ली के कहने पर तहयुंग पर नजर रखने के लिए जबरदस्ती उसके ऑफिस में प्रवेश किया था। इस बीच तहयुंग को उसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जब तक वह उसके काम में दखल नहीं दे रहा था। अचानक जिमिन को ली का फोन आया। उसने फोन उठाया और बोला, जिमिन, हेलो, ली। जैसे ही उसने ली का नाम लिया, तहयुंग ने अपनी हरकतें रोक दी और जिमिन की ओर देखा। ली, हेलो, जिमिन। क्या तहयुंग तुम्हारे साथ है? क्या वह ठीक है? जिमिन, बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। वह मेरे सामने बैठा है। ली, बहुत बहुत धन्यवाद, जिमिन। जिमिन, कोई बात नहीं। इतना कहकर जिमिन ने कॉल काट दी और तहयुंग की नजरों से सामना हुआ। जिमिन, मुझे ऐसे मत देखो, वह मेरे साथ तुम्हें धोखा नहीं दे रही।
जिमिन ने अपनी सफाई दी और तहयुंग ने अपने कंप्यूटर की ओर भावहीन नजरों से देखा। तहयुंग, किसे परवाह है? जिमिन ने अपनी माथे को खरोंचा। जिमिन, मुझे लगता है तुम्हें परवाह करनी चाहिए। उसने बस मन ही मन आंखें घुमाईं और काम जारी रखा। समय का अंतराल। ली ने हिम्मत जुटाई कि कम से कम कुछ खा ले, वरना यह उसके बच्चे के लिए अच्छा नहीं था। वह चुपचाप खाने लगी और के बारे में गहराई से सोचने लगी। आखिर वह वापस क्यों आया, जबकि उनका रिश्ता खत्म हो चुका था? वह बस महसूस कर रही थी कि उसकी जिंदगी दिन ब दिन बिगड़ रही है। सबसे पहले, तहयुंग को उसकी या उसकी भलाई की कोई परवाह नहीं थी। दूसरे, वह अचानक क्यों आया? उसका लक्ष्य फिर से ली को अपने कब्जे में करना क्या था? वह आह भरी और खाना खत्म किया। इतना कहकर वह उठी और अपनी प्लेट धोकर लिविंग रूम में गई और फोन स्क्रॉल करने लगी। समय का अंतराल। अगला दिन। ली ने तहयुंग को काम पर भेजा और उसे जल्दी जाना पड़ा, क्योंकि दिन में उसकी कई मीटिंग्स थीं। इस बीच ली ने घर की सफाई शुरू की और अपनी जिंदगी की समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश की। का मुद्दा अब इस काम से कम महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने ली को कोई और मैसेज नहीं भेजा था। और उसे इस बात की राहत थी कि वह कम से कम अभी के लिए उसे धमकी नहीं दे रहा था। कुछ घंटों बाद वह खत्म हुई और अपने लिए कुछ खाना बनाने चली गई। उसने अपने लिए नूडल्स बनाए, क्योंकि उसे कुछ और बनाने का मन नहीं था, फिर लिविंग रूम में खाने और आराम करने चली गई। समय का अंतराल। रात 9 बजे। ली ने पहले ही डिनर बना लिया था और तहयुंग के वापस आने का इंतजार कर रही थी। जब वह लिविंग रूम में बैठी थी, अचानक एक मैसेज आया। नहीं से एक और मैसेज। और इस बार यह एक तस्वीर थी। उसका दिल डर से तेजी से धड़कने लगा और वह कांपने लगी। ली, उसने क्या भेजा? उसमें मैसेज खोलने की हिम्मत नहीं थी। कुछ समय बाद उसने हिम्मत जुटाई और मैसेज खोला। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यह उसकी तस्वीर थी, उसी पल की, जब वह सोफे पर बैठी थी। और कोण से देखने पर तस्वीर लिविंग रूम की खिड़की से ली गई थी। उसने आंखें चौड़ी की और फोन फेंक दिया, फिर रोने लगी। ली, नहीं। वह और जोर से रोने लगी और डर से उठकर हर जगह दौड़ने लगी ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि सारी खिड़कियां और दरवाजे ठीक से बंद हैं। उसने बगीचे का दरवाजा भी ठीक से बंद कर लिया। हालांकि बाहर गार्ड थे, फिर भी वह बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। उसने फिर घर का फोन उठाया और तहयुंग को कॉल करना शुरू किया। कॉल उस तक जा रही थी, लेकिन वह उठा नहीं रहा था। उसने बार बार कॉल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह सोफे पर बैठ गई और अपने घुटनों को गले लगाकर डर से रोने लगी। ली, तहयुंग, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज वापस आ जाओ। वह धीरे से बोली। इसी बीच तहयुंग अपनी मीटिंग में था और अपने कर्मचारी को सुन रहा था, जो एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रहा था। जब वह बोर्ड पर ध्यान दे रहा था, उसका फोन बजने लगा। उसने देखा और उसमें घर का कॉलर आईडी दिख रहा था। उसने कॉल रिजेक्ट कर दी और फिर से प्रस्तुति पर ध्यान दिया। कुछ सेकंड बाद उसे फिर से कॉल आई और वह गुस्सा होने लगा। उसने फिर से कॉल रिजेक्ट कर दी। जब ली ने कम से कम 4 बार ऐसा किया, उसने जबड़ा भींच लिया और फोन बंद कर दिया। तहयुंग, उसकी क्या समस्या है? वह अच्छी तरह जानती थी कि मैं आज व्यस्त हूं। मैं आज चुप नहीं रहूंगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और शांत होने के लिए सांस अंदर बाहर करने लगा। समय का अंतराल। ली अभी भी अकेली और डरी हुई थी, क्योंकि अब रात के 11 बज रहे थे। उसने फिर से तहयुंग को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। ली, तुम कहाँ हो तहयुंग? मुझे तुम्हारी जरूरत है। वह चुपके से रो रही थी जब अचानक दरवाजा जोर से खुला और वह सहम गई। उसने सोचा कि यह है, लेकिन नहीं, यह तहयुंग था। वह खुशी और राहत से मुस्कुराई और उठकर उसके पास दौड़ी। उसने ली की ओर देखा और उसे घूरा। तहयुंग, तुम्हारी क्या समस्या है? क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं आज बहुत व्यस्त था? क्या तुमने कसम खाई है कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी? वह उस पर चिल्लाया, लेकिन वह बस चुपचाप उसकी ओर देखती रही। तहयुंग ने तेज सांसें लेते हुए उसकी ओर देखा और उसका व्यवहार असामान्य लगा। क्योंकि आमतौर पर वह नीचे देखकर रोती थी, लेकिन अब वह चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी। तहयुंग, अब क्या? उसने कहा, लेकिन अगली चीज ने उसे हैरान और अवाक कर दिया। ली ने अचानक उसकी कमर को जोर से गले लगा लिया।
उस समय उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है, सिवाय चुपचाप वहां खड़े रहने के। जैसे जैसे समय बीता, तहयुंग ने अपनी शर्ट को गीला महसूस किया और ली को हल्के से सिसकते सुना। उसने उसकी रोने की आवाज सुनकर भौंहें सिकोड़ी। उसने धीरे से अपना ब्रीफकेस एक तरफ रखा और वहां खड़ा रहा, यह नहीं जानते हुए कि आगे क्या करना है। ली ने अपने रोने के बीच धीरे से कहा, ली, मुझे बहुत खेद है, मैं बहुत डर गई थी। तहयुंग ने यह नहीं नोटिस किया, लेकिन ली की इस बात ने उसके दिल को अंदर ही अंदर पिघला दिया। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे अचानक उसे गले लगाने और यह कहने की तीव्र इच्छा हुई कि वह यहाँ है, उसके साथ। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और हल्के से थपथपाया। ली ने इस स्पर्श पर राहत की मुस्कान दी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसकी रक्षा करने के लिए है, भले ही वह ठंडा और दूर था। कुछ समय बाद उसने उससे अलग होकर अपने आंसू पोंछे। ली, तुम्हारा डिनर तैयार है, आओ और खाओ। वह हल्का सा बोला और ऊपर चला गया, और ली उसके ब्रीफकेस के साथ उसके पीछे गई। समय का अंतराल। ली और तहयुंग चुपचाप डिनर खा रहे थे, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा था। अचानक ली को उल्टी जैसा महसूस हुआ और वह जल्दी से अपनी कुर्सी से उठकर सबसे नजदीकी बाथरूम में दौड़ी। तहयुंग ने उसे भागते हुए देखा और आह भरी। तहयुंग, क्या मुझे उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए? उसने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखीं और अपने माथे की मालिश शुरू की, क्योंकि उसके दिमाग में ढेर सारे विचार घूम रहे थे। समय का अंतराल। अगला दिन। यह रविवार था, इसलिए छुट्टी का दिन था। ली रसोई में थी, तहयुंग के खाने के लिए आने का इंतजार कर रही थी। जल्द ही वह आया और ली के सामने बैठ गया। वह उसे परोसने लगी, जबकि वह चुप रहा। जब वे खाने लगे तो पूरी तरह खामोशी थी। जब ली खा रही थी, तहयुंग अचानक बोला, तहयुंग, नाश्ते के बाद तैयार हो जाओ, हमारे पास डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। ली ने भौंहें सिकोड़ी। ली, डॉक्टर? तहयुंग ने उसकी ओर बिना देखे जवाब दिया। तहयुंग, अगर तुम यह भूल गई हो कि तुम गर्भवती हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ली अचानक मुस्कुराई और नीचे देखने लगी, यह महसूस करते हुए कि वह उसकी देखभाल कर रहा है। उसने सिर हिलाया और वे अपना नाश्ता खाते रहे। समय का अंतराल। ली और तहयुंग कार से उतरे जब ड्राइवर ने कार को अस्पताल के सामने पार्क किया। वे अस्पताल के अंदर गए और सभी ने तहयुंग को झुककर अभिवादन किया, क्योंकि वह इस अस्पताल का मालिक था। जल्द ही वे रिसेप्शन पर पहुंचे और तहयुंग ने महिला के झुकने के बाद बोला, तहयुंग, हमारे पास मिस्टर ली के साथ अपॉइंटमेंट है। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया। रिसेप्शनिस्ट, आप उनके केबिन में जा सकते हैं, सीधे जाए, फिर बाएं मुड़े, पहला केबिन उनका है। तहयुंग, धन्यवाद, उसने कहा और केबिन की ओर चलने लगा, और ली उसके बड़े कदमों के पीछे चली। जब वे पहुंचे, तहयुंग ने दरवाजा खटखटाया। मिस्टर ली, अंदर आए। उसने दरवाजा खोला और युगल केबिन में दाखिल हुआ। मिस्टर ली ने उन्हें देखा और चौड़ी मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ। मिस्टर ली, मिस्टर किम, यहाँ आपका होना सम्मान की बात है। तहयुंग ने उसके पास जाकर उनसे हाथ मिलाया। तहयुंग, मेरे लिए भी। युगल उनके सामने बैठ गया, क्योंकि डॉक्टर ने ली से भी हाथ मिलाया। मिस्टर ली, तो बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? ली ने जल्द ही अपना गला साफ किया। ली, मैं गर्भवती हूँ, इसलिए हम चेकअप के लिए आए हैं। मिस्टर ली मुस्कुराए। मिस्टर ली, बधाई हो। ली, धन्यवाद, उसने हल्का सा झुककर कहा। मिस्टर ली, ठीक है, तो चलिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे ताकि आपके बच्चे की सेहत देख सकें। ली ने सिर हिलाया और मिस्टर ली पहले से ही कमरे की ओर चलने लगे। उसने फिर तहयुंग की ओर देखा। ली, क्या तुम नहीं आओगे? तहयुंग, जो अपनी गोद की ओर देख रहा था, बोला। तहयुंग, मेरे लिए क्यों? ली, क्या तुम नहीं देखना चाहते कि हमारा बच्चा कैसा दिखता है? उसने अचानक उसकी ओर देखा। जब उसने हमारा बच्चा कहा, तो उसके दिल में एक गर्माहट पैदा हुई। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन बच्चा शब्द ने उसे अंदर से खुश कर दिया। उसने फिर ली की विनती भरी आंखें देखीं और उठकर डॉक्टर के पीछे चलने लगा। ली मुस्कुराई और उसके पीछे चली। डॉक्टर अपने दस्ताने पहन रहा था, फिर बोला, मिस्टर ली, कृपया यहाँ लेट जाए। उसने बिस्तर की ओर इशारा किया और ली वहां जाकर लेट गई। उसने उसकी ओर मुस्कुराया और उसने भी जवाब में मुस्कान दी। तहयुंग वहां खड़ा था, ली के पास।
डॉक्टर ने जल्द ही ली की टी शर्ट ऊपर की और उसके पेट पर कुछ जेल लगाकर उसे फैलाया। मिस्टर ली, यह कितने महीने का है? ली, अभी पहला महीना। उसने सिर हिलाया और डिवाइस को उसके पेट पर रखा। अचानक ली और तहयुंग ने स्क्रीन की ओर देखा, जहां एक छोटा सा भ्रूण दिख रहा था। डॉक्टर ने डिवाइस को ली के पेट पर घुमाते हुए भ्रूण को स्कैन किया। ली को अपने बच्चे को पहली बार देखकर अचानक आंखें नम हो गईं। तहयुंग ने स्क्रीन की ओर देखा, फिर उसकी ओर। उसे ली के शरीर में एक छोटी सी जान देखकर बहुत खुशी हुई। अब उसे उसकी सेहत की चिंता होने लगी थी। अब उसे एक महिला की गर्भावस्था का मूल्य समझ में आया था। मिस्टर ली, मैं देख रहा हूं कि भ्रूण ठीक है, लेकिन... जैसे ही उसने लेकिन कहा, युगल ने भौहें सिकोड़ी। तहयुंग, लेकिन क्या? डॉक्टर ने ली की ओर देखा। मिस्टर ली, मिसेस किम, क्या आप अपने भोजन समय पर और ठीक से खा रही हैं? यह कहते ही ली ने नीचे देखा और तहयुंग ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ली, बस कुछ समस्याएं हैं जो मुझे अपनी सेहत से समझौता करने पर मजबूर करती हैं। मिस्टर ली, मिसेस किम, आपके शरीर में एक इंसान है, इसमें कोई समझौता नहीं होता। इससे आपके बच्चे को बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तहयुंग ने ली को घूरा। तहयुंग, मिस्टर ली, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह सब कुछ समय पर खाए। ली ने तहयुंग की गुस्से भरी आवाज सुनकर उसकी ओर देखा। मिस्टर ली, बेहतर होगा, क्योंकि वह बहुत कमजोर दिख रही है और उसके विटामिन भी कम हैं। वह अपनी उंगलियों के साथ खेलते हुए नीचे देखने लगी। जल्द ही वे खत्म हुए और डॉक्टर ने ली का पेट पोंछा, फिर वे केबिन में वापस गए। मिस्टर ली, तो अब मैं आपको कुछ विटामिन और कमजोरी की गोलियां दूंगा ताकि आप अपनी सेहत वापस पा सकें। आपको बच्चे के लिए कुछ वजन भी बढ़ाना होगा। ली ने सिर हिलाया और तहयुंग चुप रहा। कुछ समय बाद वे केबिन से निकले और बाहर के दरवाजे की ओर चलने लगे। लेकिन अचानक जब ली नीचे देखते हुए चल रही थी, वह एक आदमी से टकरा गई। उसने अपनी ओर देखा, अभी भी चलते हुए, और उसकी आंखें उस व्यक्ति की आंखों से मिली जो अभी भी उल्टी दिशा में चल रहा था। ली ने उसकी आंखें पहचानते ही आंखें चौड़ी कर लीं। यह था। उसने अपनी मास्क ठीक करते हुए उसकी ओर आंख मारी और चला गया। उसने डॉक्टर के कपड़े पहने थे, सर्जरी केप और मास्क के साथ, जैसे उसने जानबूझकर ली की जासूसी करने के लिए ऐसा किया हो। वह डर से उसकी चलती हुई आकृति को देखने लगी और तेजी से सांस लेने लगी। ली, ऐसा नहीं हो सकता, वह यहाँ क्यों है? समय का अंतराल, घर पर। ली और तहयुंग घर में दाखिल हुए, लेकिन ली बस के बारे में गहरे विचारों में थी। ली, वह वहाँ क्यों था? अचानक वह अपने विचारों से बाहर आई जब तहयुंग ठंडे लहजे में बोला। तहयुंग, अगली बार जब हम चेकअप के लिए जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि मुझे सुनना पड़े कि तुम स्वस्थ नहीं हो, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। ली ने नीचे देखते हुए सिर हिलाया। इतना कहकर वह ऊपर चला गया और ली सोफे की ओर चली और उस पर बैठ गई। ली, मुझे क्या करना चाहिए? वह बहुत खतरनाक है। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। यह और कोई नहीं था। उसने उसे खोला और पढ़ा। तुम आज अपने कपड़ों में बहुत आकर्षक लग रही थी। वह इस मैसेज से घृणा और डर दोनों महसूस करने लगी और फोन एक तरफ रखकर अपने माथे की मालिश करने लगी। ली, मुझे समस्याओं को और बिगड़ने से पहले संभालना होगा। वह आह भरी और ऊपर जाने के लिए उठी। लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने तहयुंग को बिना शर्ट के देखा। उसकी पीठ उसकी ओर थी, इसलिए उसने उसकी मौजूदगी नोटिस नहीं की। लेकिन ली को उसका निशान साफ तौर पर देखने का एक और मौका मिला। अचानक तहयुंग ने दर्पण के जरिए ली को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि वह उसका निशान देख रही थी। वह जल्दी से मुड़ा और ली डर से पीछे हट गई। तहयुंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने ठंडे लहजे में पूछा और वह घबराते हुए बोली। ली, मैं अपने कपड़े बदलने आई थी। तहयुंग, क्या तुम पहले दरवाजा नहीं खटखटा सकती? ली ने दरवाजे की ओर देखा, फिर उसकी ओर। ली, सॉरी। इतना कहकर उसने जल्दी से अपनी टी शर्ट पहनी और ली अपनी अलमारी की ओर चली गई ताकि अपने लिए आरामदायक कपड़े ढूंढ सके। तहयुंग, क्या उसने वाकई निशान देखा? अगर हाँ, तो उसने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? वह भ्रमित होकर अपने आप से पूछा और घबराते हुए अपने बालों में हाथ फेरा। वह नहीं चाहता था कि उसे इसके बारे में पता चले।
समय का अंतराल कुछ दिन बाद ली ने सियोजुन को फोन करने का फैसला किया क्योंकि उसने काफी समय से उससे बात नहीं की थी। वह पहले ही अपने माता पिता को फोन कर चुकी थी और उनसे 2 घंटे तक बात की थी। वह उसी समय डिनर भी बना रही थी। कुछ रिंग्स के बाद सियोजुन ने कॉल उठाई। ली, हेलो अबोजी। अचानक ली ने उसे बुरी तरह खांसते सुना और भौहें सिकोड़ लीं। सियोजुन, ली, मेरी बेटी, तुम कैसी हो? ली, रुकिए अबोजी, आप खांस क्यों रहे हैं? क्या आप ठीक हैं? सियोजुन, ओ मेरी बेटी, यह ठीक है। बस थोड़ा बुखार है। ली ने आश्चर्य से सांस ली। ली, आपको बुखार है और आपने मुझे नहीं बताया? सियोजुन, नहीं मेरी प्यारी, यह ठीक है। ली, यह ठीक नहीं है, मैं अभी आपके घर कुछ दिनों के लिए आ रही हूँ। सियोजुन, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ली, रुकिए, अब और बहाने नहीं। मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर उसने कॉल काट दी और जल्दी से रसोई साफ करके ऊपर चली गई। उसने अपने और तहयुंग के कपड़े कम से कम 5 दिनों के लिए निकाले। उसने कुछ जरूरी सामान भी लिया और बैग बंद किया। इतना कहकर वह तैयार हुई और बैग उठाकर घर से बाहर चली गई। उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने और सारी लाइटें बंद करने का ध्यान रखा। जल्द ही एक ड्राइवर आया और उसने उसका बैग ले लिया। ड्राइवर, आप कहाँ जा रही हैं, मिसेज किम? ली, मिस्टर किम के घर, तयुंग के पिता के पास। उसने सिर हिलाया और वे जल्दी से कार में बैठ गए और वहां के लिए निकल पड़े। ली ने फिर अपना फोन उठाया और तहयुंग को कॉल किया। कॉल उस तक जा रही थी। इसी बीच तहयुंग काम कर रहा था जब अचानक उसे एक कॉल आया। उसने कॉलर आईडी देखी और भौहें सिकोड़ लीं। उसने फोन उठाया और जवाब दिया। तहयुंग, हेलो? ली, हेलो तहयुंग, क्या तुम अभी भी ऑफिस में हो? तहयुंग, हाँ, क्यों? ली, दरअसल मैं अबोजी के घर जा रही हूँ क्योंकि उन्हें बुखार है। तहयुंग ने आंखें चौड़ी कीं। तहयुंग, क्या? ली, हाँ, इसलिए मैंने वहां कम से कम 5 दिन रहने का फैसला किया है। मैंने तुम्हारे कपड़े भी ले लिए हैं, तो काम के बाद सीधे अबोजी के घर आ जाना। और जितना जल्दी हो सके, आ जाना। तहयुंग, ठीक है। ली, अलविदा। इतना कहकर फोन कॉल खत्म हो गई और तहयुंग गहरे तनाव में चला गया। तहयुंग, भगवान, कृपया उन्हें अच्छी सेहत दें, उसने कहा और ऑफिस छोड़ने का फैसला किया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी का यह भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।